प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको स्वाति नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वाति नक्षत्र जो है ये नक्षत्र मंडल में 15वें नंबर का नक्षत्र है। ये तुला राशि में पड़ता है। तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक का इसका अंतराल है। और इसके जो अधिदेवता हैं वो है वायु, यानी कि पवन देवता इसके अधिदेवता हैं। और इसके जो ग्रह स्वामी है वो है राहु। और ये एक बड़े अच्छे नक्षत्रों में आता है। राहु के 3 नक्षत्र हैं राहु के, जैसे आद्रा, स्वाति, शतभिषा। तो ये स्वाति नक्षत्र काफ़ी बेहतरीन नक्षत्र माना जाता है राहु का। इसका एलिमेंट जो है तत्व वो वायु है। जैसे कि विदित है कि पवन का जो है नक्षत्र है तो वायु है। और इसकी जो आकृति है वो सीप के मोती जैसी होती है। और इसी नक्षत्र में जो है वर्षा की बूंद जो है सीप के मुंह में जाके मोती बन जाती है। तो ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जातक जो तुला राशि में पैदा होते हैं तो उसी के हिसाब से इनके पास गुण आ जाते हैं। यानी काफ़ी अच्छे लंबे कद के, अच्छी पर्सनैलिटी के, अच्छी सेहत के होते हैं ये लोग। और ये बड़े ही बैलेंस्ड और बड़े डिप्लोमेटिक और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग जो हैं। और इनमें जो है वायु देवता होने के कारण जो है इनमें जो गतिशीलता, बदलाव और परिवर्तन की हमेशा लालसा बनी रहती है। किसी भी काम में ये बदलाव, उसको इनोवेशन करना, उसमें और बेहतर तरीके से करना, किसी काम को उसमें इम्प्रूवमेंट लाना और गतिशीलता, मूवमेंट में रहना, एक्टिव रहना, यानी कि ये इनमें, इसके प्रति इनमें पूरी इच्छा रहती है और ये ऐसे ही अपना जीवन रखते हैं। जो हनुमान जी हैं ये भी पवन के ही पुत्र हैं और ये भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस नक्षत्र में पैदा हुए जातक किस तरह के हो सकते हैं। यानी कहते बुद्धिमान, बलवान, बड़े संतुलित व्यवहार के, ईमानदार हैं और बड़े ही सबका परोपकार करने वाले बहुत अच्छी किस्म के लोग ऐसे आपको मिलेंगे। बहुत ही स्वच्छ प्रकृति के मिलेंगे ऐसे लोग। और बड़े ही बलिष्ठ होंगे, बुद्धिमान होंगे और बड़े ही संतुलित तरीके से हर एक के साथ व्यवहार करने वाले मिलेंगे। इनके अंदर जो है डिज़ायर फॉर एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन बहुत होती है। मतलब डिज़ायर फॉर साहसी काम करना, अन्वेषण के कार्य करना, खोजी काम करना, इस तरह की इनके अंदर बड़ी लालसा रहती है और निरंतर ये इसी तरफ प्रदत्त रहते हैं। तो बाकी हमेशा कोशिश करते हैं कि सब जगह लोगों के अंदर आपस में सामंजस्य पैदा रखना, डिप्लोमेसी, कूटनीति के तरीके से हर एक चीज़ को सॉल्व करना और बड़े फेयरनेस तरीके से, शांत तरीके से और अच्छे ईमानदार तरीके से हर एक चीज़ का हल निकालना। और इनके अंदर जो है हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी होती हैं। किसी का इलाज करना, उपचार संबंधी जो इनमें बड़े प्राकृतिक गुण होते हैं। और ऐसे लोग जो है ज़्यादातर जो है फार्मेसी की लाइन में, डॉक्टरी लाइन में काफ़ी कामयाब होते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी गज़ब की होती हैं, बोलने में भी, लिखने में भी। तो इसलिए जो भी फील्ड है, इसके जर्नलिज़म के हो गए, राइटर के हो गए, पब्लिक स्पीकर हो गए, ये सब फील्ड जो है जहाँ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े ये बड़े कामयाब सिद्ध होते हैं। ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। करीब करीब ऐसी नेचर इस नक्षत्र में पैदा हुई जो महिलाओं की होती है। वो भी बड़ी सुंदर और अच्छी पर्सनैलिटी की और गुड लुकिंग होती हैं। उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा होती है, हाजिर जवाब होती हैं और व्यंग्यात्मक होती है, हाजिर जवाब, खुशनुमा रहती हैं। तो इस तरह से मिला के ये सोसाइटी के लिए और ख़ुद के लिए भी ऐसे जातक बड़े ही अच्छे साबित होते हैं। ऐसे नक्षत्रों का दाम्पत्य जीवन ही बड़ा मधुर और सुखद रहता है और प्रगतिशील रहता है। और यदि ऐसे जातकों के विवाह के जो ये हस्त, चित्र और अश्विनी नक्षत्र के जातकों से इनको जीवन साथी मिले तो इनके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। यानी कोई भी जो है स्वाति नक्षत्र का जातक है तो उसको इस नक्षत्र के अपने पार्टनर से अगर इसकी शादी हो जाती है तो इनके लिए बेस्ट होगा, हस्त, चित्रा और अश्विनी। अब इनकी कमजोरियाँ थोड़ी सी कोई ख़ास नहीं है। थोड़ा सा इनमें एक तो इंडिसाइसिवनेस की वो रहती है मात्रा, एकदम से किसी निर्णय नहीं ले पाते जल्दी से। रेस्टलेसनेस रहती है थोड़ी इनमें।
और थोड़ा सा इनमें लैक ऑफ फोकस, किसी एक चीज़ को अच्छी तरह से ज़्यादा देर तक केंद्रित नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा अराजकता रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है और इंडिसाइसिवनेस रहती है। और इनको जो है हेल्थ इनको ओवरऑल अच्छा रहता है, क्योंकि जब वायु संबंधी है इनका जो नक्षत्र है, तो इनको फेफड़ों से संबंधित और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो है कोई दिक्कत हो सकती है। कैरियर का जैसे आपको बताया ही है कि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने के कारण जर्नलिज्म, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग ये इनको सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। इसके अलावा जो है हीलिंग मेडिसन जो है, और अल्टरनेटिव थेरेपीज जो है मेडिसिन की, जैसे कि एलोपैथी होगी, होम्योपैथी होगी, आयुर्वेदिक होगी, योगा हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा होगी, सारी चीज़ों में इनको काफ़ी दिलचस्पी रहती है और ये इन सारी चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब इनके जो है इनके चरणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इनके ऊपर जो दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य मंगल और शनि की दृष्टि पड़े तो बंदे में सेक्सुअल पावर बहुत कम हो जाती है, नपुंसक भी बंदा हो सकता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर बुध की दृष्टि हो तो फिर वो राजा तुल्य पद प्राप्त करता है, बड़ा अच्छा रहता है बुध की दृष्टि। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति जो है टकसाल में नौकरी करता है किसी। और शुक्र की अगर दृष्टि पड़ जाए तो बड़ा एक धनवान व्यापारी व्यक्ति बन सकता है। अब देखते हैं विभिन्न चरणों में इसका क्या प्रभाव होगा। अगर प्रथम चरण में व्यक्ति पैदा होता है तो प्रथम चरण इसका क्या आएगा, प्रथम चरण इसका नवांश कुंडली में आएगा मकर राशि का। मकर राशि का प्रथम चरण इसका तुला, वृश्चिक, धनु राशि का आएगा। इसका नवांश में प्रथम चरण धनु राशि का आएगा। तो इसमें सारे शुक्र और गुरु दोनों के गुण होंगे, तो बंदा धार्मिक हो जाएगा, ईश्वर भक्त हो जाएगा। ऐसा राशि वाला जो व्यक्ति है, उसकी गर्दन थोड़ी छोटी हो सकती है और पीठ पीछे को थोड़ी निकली हुई हो सकती है। माता पिता और गुरु की वह पूरी सेवा करेगा, ऐसा जातक। और अगर दूसरे चरण में होता है तो दूसरे चरण में जो जातक है लंबे कद का, क्योंकि इसमें मकर आ जाएगा, नवांश में मकर राशि आ जाएगी, तो उसके शनि के गुण प्रदान करेगा, तो लंबे कद का हो जाएगा जातक इसमें, थोड़ा कमज़ोर शरीर का। और जो व्यक्ति उसकी सहायता करता है उसके प्रति वो हमेशा उसका आभारी रहेगा, ग्रेटफुल रहेगा। अपने परिवार में वह विशेष आदर प्राप्त करता है, परिवार की देखभाल करने वाला और परिवार से आदर प्राप्त करने वाला होगा। अच्छा, अगर महिला जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो उसे अल्प काल में विधवा होना पड़ सकता है, अथवा उसका पति उसे त्याग देता है। यानी किसी महिला का ये नक्षत्र है और दूसरे चरण में है और उस पर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है या पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उसको विधवा योग वगैरह हो सकता है या तलाक योग हो सकता है। अगर तीसरे चरण में आ जाएगा तो फिर इसमें कुंभ राशि आ जाएगी। ये भी शनि की राशि है, वायु तत्व प्रधान। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति काफ़ी चालाक व्यापारी बन जाता है, बहुत जल्दी घूमने फिरने के व्यापार में से धनी बन जाता है। बाद में अपने अच्छे कार्यों से वह धनी और संपन्न बन जाता है और अपने जन्म स्थान से दूर रहकर बसने वाला होता है, ऐसा जातक। चौथे चरण में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जो बीमार शरीर का होता है, ये अच्छा नहीं है। चौथा चरण जो है इसका, ये मीन राशि का आ जाएगा, जल तत्व का। तो इसमें कोई इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। इसमें अपने कार्यों में वह अपने संबंधियों की सहायता वगैरह करता है, अपने रिलेटिव्स के लिए काफ़ी सहायक होता है ऐसा जातक। फिर भी उसका एहसान नहीं मानते उसके रिलेटिव्स। वो तो रिलेटिव्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एहसान फरामोश होते हैं उसके रिलेटिव्स। अच्छा, ऐसे जातकों की मृत्यु का कारण कोई नेता, रिश्तेदार या सांप वगैरह हो सकता है जो छुपकर हमला करता हो। ऐसा कोई इसका कारण बन सकता है इसकी मृत्यु का, छुप के हमला करने वाला कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई नेता हो, कोई सांप हो। अगर लग्न भी इसी भाग में हो तो व्यक्ति
कला, शिल्प और संगीत के व्यापार से अपार धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे महत्वाकांक्षी, धनी और शत्रुओं को नीचा दिखाने में समर्थ तथा राज्य शासन का प्रिय एवं अधिकार सुख से युक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विजयी होकर अपने पिछले शत्रुओं को एक एक करके मिट्टी में मिला देता है। तो ऐसे जातक जो है धीरे धीरे करके अपने सारे विरोधियों का दमन कर देता है। तो ये हुआ इसके विभिन्न चरणों के बारे में। अब आते हैं हम इसके जनरल उपाय क्या है इस नक्षत्र में अगर किसी को कोई दिक्कत हो। एक तो इसका यही है कि राहु का नक्षत्र है तो गोमेद रत्न धारण करें, एक अच्छे वजन का, 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम तक के वजन का। किसी ज्योतिषी से पूछ के अपना वजन निर्धारित कर सकते हैं गोमेद का। और इसको चांदी की अंगूठी में पहनना है, दाएं हाथ की जो है मिडल फिंगर में, मध्यमा उंगली में पहनना है इसको। और दूसरा जो है कि क्योंकि इसके अधिष्ठाता वायु है, पवन पुत्र है, तो पवन के जो गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। ओम जगत प्राणाय विद्महे ध्वजा हस्ताय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम जगत प्राणाय विद्महे ध्वजा हस्ताय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। एक बार फिर से। ओम जगत प्राणाय विद्महे ध्वजा हस्ताय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। तो इस प्रकार आज जो हमने स्वाति नक्षत्र के बारे में आपको जो जानकारी दी है, अब इसके बाद हम आपको अगले नक्षत्र की जानकारी देंगे जो कि आएगा अपना चित्रा नक्षत्र, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसके साथ ही आज जो है आपसे विश्राम लेते हैं। हमारे इसको प्रोग्राम को जो है, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करो। काफ़ी देर से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और इसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि आगे और रोचक जानकारियाँ भी आपको काफ़ी अधिक मात्रा में देने वाले हैं अलग अलग विषयों पर। तो इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें। धन्यवाद।